खुशामदीद नाजरीन। आज हमारा ब्रिजेस अमेरिका का 17वां एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और फिर वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने और 2008 से लेकर 2014 तक वो राज्यसभा में रहे एज एन इंडिपेंडेंट और उनको कांग्रेस ने और मुलायम सिंह की पार्टी ने और अजीत सिंह ने सपोर्ट किया था। तो इनका मेन जो करियर क्या कहें, इनकी मेन एक्टिविटी जो है वो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं और इमरजेंसी में छोड़ के चले गए थे मुल्क। और उसके बाद 2002 में जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसमें इनका बड़ा हाथ है मोदी साहब का वीज़ा कैंसिल कराने में अमेरिका के लिए। तो आज भी ये वही काम कर रहे हैं और वो है कि अब आज भी वो एक्टिविस्ट हैं और अभी यूपी से होकर के आए ताज़ा। तो हमने सोचा कि इनके जितना भी इनका एक्सपीरियंस है वो हमारी तरफ आ जाए। तो ये आप अदीब साहब, आप यूपी गए थे वहाँ पर कुछ कैंपेन करने, लोगों से मिलने और ये देखने के भाई ये जो मुस्लिम वोट है ये बट ना जाए, और क्योंकि ये बटेगा तो इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को ही हो सकता है। इसके बारे में कुछ बताएं, अपने बैकग्राउंड इसके। जी, मैं लखनऊ इसलिए गया था कि पिछले चंद सालों से हिंदुस्तान में जो इलेक्शन का एक मिजाज बन गया है वो मजहब के नाम पर वोट मिलने लगा है। द आइडिया ऑफ इंडिया जो है वो पूरा तस्वुर जो उसका था वो खतरे में पड़ गया है और हर इलेक्शन में 2014 से ये एक ट्रेंड बन गया था कि आप मुसलमानों को सजा दे सकते हैं और मोदी साहब का 2002 का जो बैकग्राउंड था उसके तहत वो 2014 में इलेक्शन लड़े थे कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे और वो बन गए थे। उस वक्त ये था कि कांग्रेस की इनकम्बेंसी थी, उसका कुछ एडवांटेज मिला। फिर उन्होंने कहा कि सबका विकास और सबका विश्वास वगैरह वगैरह के जो नारे लगाए, हकीकत में उसके पीछे एक बड़ी तादाद वो भी थी जो ये चाहती थी कि हिंदू राष्ट्र बन जाए और वो उसके आइकॉन हैं मोदी साहब। उस सक्सेस के बाद फिर हर पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को बिल्कुल कर दिया और एक इररिलेवेंट कम्युनिटी बन गई है। तो 2014 के बाद से जो हालात बने हैं उसका तस्वुर हमने कभी किया नहीं था। आज हम 76 साल के हो गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था कि हम कैटलिस्ट बन जाएंगे और हम कैटलिस्ट बन गए। और उसके बाद अब ये आखिरी इलेक्शन है जो इन्होंने कोशिश की थी बंगाल में भी, लेकिन वहां दानिश्वर लोग थे और वहां तासुब की कमी थी, लेकिन फिर भी 32% वोट बीजेपी को वहां मिला है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तबका ऐसा खड़ा हो गया है जो कहता है कि इस मुल्क में नौकरियां कम हो जाए, लोग बेरोजगार हो जाए, किसान सड़कों पे आ जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाए, इससे मतलब नहीं है, मियाँ को ठीक करना है। तो ये जो ने ऐलान किया कि हम यूपी जा रहे हैं, तो हमको ये खौफ लगा कि ओवैसी साहब के जाने से फिर ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का हो जाएगा। एक मिनट, मैं ओवैसी साहब के अपना मेंशन किया है तो मैं ओवैसी साहब के बारे में आपसे पूरा एक वो मालूम करना चाहती हूँ कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक्चुअली बीजेपी के लिए बीजेपी को जिताने में मदद करते हैं और मुस्लिम और माइनॉरिटी वोट को काटने में मदद करते हैं और उनको उसके पैसे भी मिलते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये देखिए, ऐसा है कि जब आप ये बात कहेंगे कि भाई हम एक अलग मुस्लिम पार्टी बनेगी, तो उसका गमज़्यादा तो हमने भुगता था सन 47 में कि मौलाना आजाद कहते रहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, लोगों ने कहा बन के रहेगा पाकिस्तान। उसकी सजा हमको 3 नस्लों को मिल गई। दोनों पार्टियों ने यानी हिंदू और मुसलमानों ने मिल के बंटवारा किया था, लेकिन 16 अगस्त सन 47 को हम दूसरे दर्जे के शहरी बन गए और मुल्जिम बन गए। इसकी सजा हमको आज तक मिल रही है। ओवैसी साहब का मामला यह है कि वो हैदराबाद में जब पूरा आंध्रा था, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक था, तो उनके वालिद और वो खुद
12-15 सीटें लड़ते थे। लेकिन बिहार में उनका प्रधान भी नहीं था, वहां कहने लगा 28 सीटें लड़ूंगा। उसका नतीजा ये हुआ कि वहां क्या हालात हुए। इसी तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने 2 या 3 सीटें जीत ली, लेकिन कम से कम 20 सीटें बीजेपी और कम्युनल फोर्सेस को दे दी। ये जो सब कुछ हो रहा है, इससे शुभ होता है। और मैंने उनको बहुत कुछ देखा है कि वो, हम लोग जब पार्लियामेंट में थे तो हम सारे मुस्लिम एमपी से अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज बैठते थे और ये कहते थे कि भाई जो नेशनल इश्यूज हैं हम सब के हैं, जो पार्टी के हैं वो आपके हैं, लेकिन जो हमारे अपने मसाइल हैं, यानी हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, हमारे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उसमें ओवैसी साहब कभी शरीक नहीं हुए। कभी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में वो शरीक नहीं हुए जहां मुद्दे उठाए जाते हैं। बरखिलाफ इसके जिस तरह से उनको कवरेज मिलती है और जो पार्लियामेंट में जो उनको डिबेट के वक्त जब वो बोलने खड़े होते हैं तो बीजेपी की तरफ से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और टेलीविजन पर उनकी स्पीचेस दिखाई जाती हैं, जिससे मैं और मेरे बहुत से जानने वाले ये इस बात का यकीन कर चुके हैं कि ये माइनॉरिटी या मुसलमान के लिए बेहतरी नहीं है, बल्कि एक टूल बन गए हैं हमको मुल्जिम साबित करने के लिए। तो इस शक्ल में हम गए थे वहां और हमने सोनिया गांधी को खत लिखा, ममता बनर्जी को खत लिखा, लालू जी के यहाँ खत भेजा और सबसे मिले कि अगर आप सेकुलर पार्टियां, क्योंकि 30% जो इस वक्त अनफॉर्चुनेट है कि 30% के करीब हिंदू जो है वो अब बहुत कमजोर हो गया है और वो सिर्फ और सिर्फ हमसे नफरत करता है। लेकिन अभी बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है जो उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं कि हिंदू मुसलमान मिलकर जो सांझी विरासत है उसको कायम करना है। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज डर गई हैं हमको हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा ये बन गया कि अगर आप मुसलमान की या मजलूम की मदद करेंगे तो फिर आप अपीजमेंट कर रहे हैं और उस अपीजमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज खामोश रहती हैं। हम हरियाणा में रहते हैं, यहाँ दिल्ली के दामन में एक बस्ती है जी। तो यहाँ खुलेआम सड़कों पे मारा गया है, जाने कितने लोगों को लिंच किया गया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए आई नहीं कि भाई ये हम मुसलमान हैं, ये अलग बात है, लेकिन इंसान तो है। कोई इंसान किसी इंसान को मार के जश्न मनाए और फिर हम कहें कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। मगर इसमें तो इस शक्ल में मैं अदीब साहब मैं ये देखती हूँ, सॉरी आपको मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो तो सेक्युलर थे नहीं, तो मतलब वो भी तो हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो आपकी कांग्रेस है ये भी तो दे आर ट्राइंग टू गेट द हिंदू वोट। ये कौन सा मुसलमान के लिए कुछ कर रहे हैं? दे आर नॉट। देखिए जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसमें अब हम लोगों ने जो अपने बचपन में और जवानी में जिन लोगों को देखा था वो सेकुलरिज्म के माने जानते थे। आज का सेकुलर वो है कि जब जहां इख्तिदार मिले उसमें जाने के लिए वो किसी वक्त, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, पासवान हमारे साथ गुजरात में बहुत गली गली घूमे थे और उस वक्त वो सेकुलर थे। फिर जब उनको लगा कि भाई पावर तो बीजेपी के पास है तो वो हमको किस्मत के हवाले करके चले गए जी। और वो जाके वहां चले गए। अब जब वहां से छूटेंगे तो इधर आ जाएंगे। रीटा बहुगुणा को आप सोचिए कि उनके वालिद बड़े जेन्युइन सेकुलर इंसान थे, लेकिन हुआ ये कि वो चले गए और हम अब वो फिर जब वहां जगह नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएंगे और कहेंगे कि हम सेकुलर हो गए। तो अब जो पहचान है सेकुलरिज्म की वो बदल गई है। अब वो जो बेसिक थिंकिंग है अबाउट वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमें तो पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत से सेकुलर लोग हैं जिनके इर्द गिर्द मैं बैठता हूं और मैं देखता हूं कि वो हमारी, अब अंदाजा आप ये कीजिए कि जब भी कोई नाइंसाफी हमारी कौम के साथ होती है और दिल्ली में जो डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं और जो मीटिंगें होती हैं उसमें 500 हिंदू होते हैं और 5 मुसलमान होते हैं। हमारी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, ऐसी शक्ल पैदा हो गई है। जी। तो मतलब ये कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोग तो आज अपने आप को सेक्युलर कहने में
ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अपने आप को वो देशद्रोही कह रहे हैं कि कहीं आगे जाके कोई पकड़ ना ले। और ये बात जो मतलब मुझे थोड़ा सा ये जो इंटेलेक्चुअल हिंदूज हैं और जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इनसे कि ये निकले नहीं। इनको निकलना चाहिए, क्योंकि अब मेरे हिसाब से मुल्क उस जगह पे आके खड़ा हो गया है कि जहां पर अगर ये इन्होंने जो सेक्युलर हिंदूज हैं, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की, तो ये तो टूटने वाली बात है। हाँ देखिए, मैं तो बराबर ये बात दोहराता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि ये वक्त है कि तुम जो सेकुलर हिंदू बचा है उसकी हिफाजत करो। वो खतरे में पड़ गया है, वो खामोश हो गया है, उसकी मदद करना हमारा मकसद। अगर वो जिंदा रहा तो हम भी जिंदा रहेंगे। क्योंकि जब जब ये सोच हो जाए, हमें बार बार ऐसा लगता है कि हमने जिन्ना को ठुकराया और गांधी को अपनाया, क्या इतनी सख्त सजा हमें दोगे कि हमारे नाम पर वोट डालोगे और हमारे नाम पर हुकूमत करोगे कि भाई इनको ठीक करना है? तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। हिंदुस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क था जहां हर कौम, हर जबान, हर सब लोगों को जुड़ के रहते थे। वहां अब एक टारगेट हो गया है कि भाई इनको ठीक करना है। आप अंदाजा कीजिए कि आसाम के इलेक्शन में जो अभी चंद दिन पहले हुआ है, महीने पहले, वहां चीफ मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला ये कह रहे थे हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मियाओं का वोट नहीं चाहिए। और बीजेपी के लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए, और फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क में जो सबसे ज्यादा इररिलेवेंट कम्युनिटी है, जो बिल्कुल हाशिए पर है, वो मेरी कम्युनिटी है। आप देखिए दलितों का एम्पावरमेंट क्या हुआ है। अगर आप किसी दलित को मारें, वो बेचारे के साथ बड़े जुल्म हुए हैं सैकड़ों साल, हजारों साल, लेकिन आज उनकी पोजीशन यह है कि अगर किसी को बेंच लगते हैं, ऊमा में मारे गए लोग बांध के, हर पॉलिटिकल पार्टी पहुंच गई। एक शख्स ने, एक दलित ने हैदराबाद में खुदकशी कर ली, दलित था, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पहुंच गया। लेकिन हमारे यहाँ घर में घुस के कहा कि तुमने ये खाना कैसे खाया और कत्ल कर दिया। किसी पॉलिटिकल पार्टी या सेकुलर पार्टी को ये हिम्मत नहीं हुई कि जाके उनके आंसू पूछ देता उनके घर के लोगों के। ऐसी शक्ल में हम इस मुल्क में रहते हैं। उसमें ये मैं ये मालूम करना चाहती हूँ, इट इज ओके, हम दूसरों के ऊपर वो इल्जाम लगाना वो ठीक है, मगर उसमें हमारी क्या गलती है? हमने कहीं पर हमने कोई गलती की है कि हम इस तरह हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया? देखिए, हमारी लीडरशिप ने हमको मायूस किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, 92 के बाद, मुसलमानों ने बस एक नजरिया पैदा किया कि हमें बीजेपी को हराना है, और जो हरा दे हम उसे वोट दे दें। इसका एडवांटेज कांग्रेस ने उठाया, मुलायम सिंह ने उठाया, मायावती ने उठाया, और वो एक भेड़ चाल की तरह, यानी हमारी हैसियत, हमारी रेलिवेंस खत्म हो गई। उन्हें ये मालूम था कि ये जाएंगे कहाँ। मेरी खुद मायावती से बात हुई, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई हम भी पीड़ित हैं, हम भी पिटे हुए हैं और आप भी पिटी हुई हैं, हम लोग मिलके क्यों नहीं करते? तो उनका, अदीब साहब आप परेशान क्यों हैं? कांग्रेस है नहीं, मुलायम सिंह से लोग नाराज हैं, मुसलमान तो मुझे वोट देगा ही। और यही पोजीशन हर पार्टी ने की। नतीजा कि हमारी कोई लीडरशिप डेवलप ही नहीं हुई। इसीलिए जब मैं पार्लियामेंट के लिए, मुझे सोनिया गांधी ने कहा कि तुम मेरी पार्टी से खड़े हो जाओ। मगर अदीब साहब, अगर हमारी लीडरशिप नहीं हुई तो उसका तो बाहर से कोई ताल्लुक नहीं ना, ये तो हमारे अंदर वालों की प्रॉब्लम है कि हमने कोई लीडर। जी देखिए हुआ यह है कि पार्टीशन से जो नुकसान हुआ तो वो हुआ, लेकिन हिजरत ने हमारी कमर तोड़ दी। जो पढ़ लिख गए, मुझे याद है मैं अलीगढ़ में पढ़ता था उस वक्त, कि लोगों की डिग्री नहीं आती थी, इम्तिहान दिया और पाकिस्तान गए, वहां एम्प्लॉयमेंट मिल गया, यहाँ जॉब नहीं मिलती थी। और वहां से चिट्ठी भेजते थे कि भाई हमारी डिग्री निकलवा दो, तो हम लोग चंदा करके, उनके ड्यूज पे करके उनकी डिग्री भेजते थे। तो ये जो पूरी हिजरत हुई है जी, इसमें पढ़ा लिखा तबका, दानिश्वर तबका इस मुल्क से चला गया। हमारे पास कयादत आ गई उन लोगों के पास जो मौलवी हजरात हैं, जो ऐसे लोग हैं। अब आप कयादत अगर देखिए तो अब इलेक्शन वो लोग लड़ते हैं जिनके पास बेपनाह दौलत है।
जी और जायज नाजायज जिस तरह के लोग हैं, अब वो रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ मुसलमानों का नहीं कह रहा हूं मैं, जनरल हमारी हालत यह है कि आप तसव्वुर कीजिए कि इलेक्शन के जीतने के बाद जो एमएलए या एमपी होते हैं उनको बसों में भर के जानवरों की तरह लेके भागते हैं, ये बिक जाएंगे। तो आप उस डेमोक्रेसी को या उस मुल्क के तस्वुर तो कीजिए कि इलेक्टेड मेंबर वो हिफाजत की जाती है। ये हिंदुस्तान अपनी बदतरीन सतह पे पहुंच गया है और यहाँ इसका क्या हश्र होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि अगर यूपी के इलेक्शन में ये फोर्सेज जो इस वक्त हाकिम में वक्त हैं, अगर ये यूपी में फतेह हो गई तो फिर आप समझ लें कि हिंदुस्तान में कुछ बचने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख भी यही रही है कि किला फतेह कर लो तो मुल्क तुम्हारा, और ये तारीख हमारी बहुत पुरानी है कि किले बहुत मजबूत बनाते थे राजा महाराजा कि किला बचा रहे, किला अगर चला गया तो हुकूमत चली गई। आज दिल्ली में जो हजरात बैठे हुए हैं इन्हें मालूम है कि ये भगदड़ मचेगी और अगर यूपी में ये जीत गए तो जो बचे कुचे लोग लड़ रहे हैं ये भी भाग जाएंगे पावर के हवस में। अच्छा, ये हम कहाँ जाएंगे? आपने सुना है कि अभी रिसेंटली मैंने देखा था, वो एक दलित लीडर हैं वामन मेश्राम साहब, तो उन्होंने अलायंस किया है कि वो जो है सैयद पीर नोमानी नाम के कोई साहब हैं जो मेरे ख्याल में मुफ्ती हैं, क्या है वो, मौलवी हैं, तो उनके साथ उन्होंने कोई अलायंस किया मुसलमानों के साथ। उसके बारे में कुछ आपको मालूम है? जी देखिए, ऐसा है कि ये जो हजरात हैं ये सिर्फ पावर के लिए है। मैंने कहा ना, कमिटमेंट नाम की कोई चीज पॉलिटिकल लीडरों में नहीं है। एक लीडर है लालू प्रसाद यादव जी। जब वो जेल गए तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और मुझे देख के एकदम से चिमट गए और कहा कि तुम रांची आ गए हमसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा लालू जी, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूं कि आप एक वाहिद लीडर हैं जिसने आरएसएस से समझौता नहीं किया और मैं एहसान फरामोश नहीं। आप यकीन करें कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उस शख्स को मैंने देखा कि वो कमिटमेंट का आदमी था। लेकिन कमिटमेंट की पोजीशन तो देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस में बहुत से लोग कमिटेड हैं, खौफजदा हैं, पावर की हवस है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी पहला लीडर था जिसने आरएसएस से हेड ऑन लिया। हमने एक आर्टिकल लिखा, उनकी हिमायत में बयान दिया कि नेहरू के बाद पहला लीडर आया है जिसने आरएसएस से हेड ऑन लिया। फौरन ही कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया कि ये जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और शिव भक्त हैं। आप अंदाजा कीजिए कि फौरन बीजेपी के पाले में चले गए। ये जो खौफ और हिरास की पॉलिटिक्स है इसने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। और इसने वो लोग, आप देखिए कि नेहरू कभी भी उन्होंने कोई मजहब की बात नहीं की। मौलाना आजाद से बड़ा आलिम दीन उस वक्त कम लोगों में से थे, और अगर वो सियासत में ना आते, जो उन्होंने दीन की खिदमत की थी, वो दुनिया में वैसे ही मशहूर होते। वो कब नमाज पढ़ते थे, कब मजहब के नाम ले नहीं करते थे। वो गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था। सुबह उठते थे तो पहले पूजा करके तब बाहर आते थे। उनसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं पैदा हुआ। सारी चीजें हमारे लीडरों ने हमें दिखा दी थी कि मजहब तुम्हारे घर की बात है, लेकिन सियासत और भाईचारा जो है यही हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन आज हिंदुस्तान की पहचान ये है कि हमारी गुफ्तगू जो है वो यूएन में हो रही है और ह्यूमन राइट्स की वर्ल्ड बॉडीज में हो रही है कि वहां हो क्या रहा है। लेकिन ये तो मस्त हैं ये लोग, इनको पता है कि ये लोग हम खौफ से डरा के, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो गया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अब एक गवर्नमेंट की बॉडी बन गई। अदालतें फैसले कर रही हैं हुकूमत से पूछकर, और फिर कहते हैं कि गर्व से कहो। भाई गर्व से क्या कहें, हम तो शर्मिंदा है अपने मुल्क से कि यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन बचे ही नहीं है और आवाज उठाने वाला नहीं बचा है। बहरहाल इसलिए यूपी का जो इलेक्शन है वो मैं समझता हूं कि वो लास्ट रिसॉर्ट है। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। हमने अलीगढ़ ओल्ड बॉयज की एसोसिएशन से मीटिंग करी, मुस्लिम दानिशवरों से मीटिंग करी और ये कहा कि हम 15 अक्टूबर तक आपको टाइम दे रहे हैं। अगर आप 15 अक्टूबर तक मुत्तहिद होकर इस कम्युनल फोर्सेस से लड़ने को तैयार नहीं है तो शायद हम लोग ये भी फैसला करें कि हम
इलेक्शन से ही अपने को अलग कर लें। फिर देखेंगे कि लड़ाई हिंदू मुसलमान पे होगी या रोजी रोटी पे होगी। और इसकी मैसेज सबको दे दी है। और हम लोग आखिरी वक्त में, अगर ये लोग नहीं माने, और हमने ये बात कही है, सोनिया गांधी के खत में लिखा है कि आप नेशनल पार्टी हैं, लेकिन आप जहां मार्जिनल पे है वहां लोगों के साथ सहयोग करिए। अखिलेश से ये कहा है कि आप चीफ मिनिस्टर जरूर बनिए, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दूसरों को एडजस्ट करिए। और अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए होता यह कि 100 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं ऑलमोस्ट इन यूपी में, जहां मुसलमान जीत सकता है या जिता सकता है या हरा सकता है। उन 100 की 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 10-10 मुसलमान खड़े होते हैं, यानी हर पार्टी एक मुसलमान खड़ा करती है। अब ओवैसी साहब भी उसमें तशरीफ ले आए हैं, कुछ बीजेपी इंडिपेंडेंट खड़ा करती है। जितने भी आप मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं लोकसभा या असेंबली के, 80% उन सीटों पर बीजेपी जीतती है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो डिवाइड कर देता है। मुसलमानों के साथ मुश्किल ये हो गई है कि वो इलेक्शन को एक जश्न समझते हैं, एक मेला समझते हैं। उनकी समझ में ये बात नहीं आती है कि आप गवर्निंग बॉडी हो सकता, आप पूरी, आपके हाथ में कमांड हो सकती है कि आप 100 सीटें 400 में से जिसके पास कंट्रोल में हो, और वो लोग जो है खुद तमाशा बन जाए। तो सोचने समझने की सलाहियत मुसलमान ने खो दी है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो कौम के लिए लड़े। हर शख्स अपनी अपनी पावर के लिए लड़ रहा है। और हम आज जिस जगह खड़े हैं, अभी देखिए अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। न जाने कितने मासूम लोगों को जेल में पकड़ा जाएगा, अंगूठा छाप, पढ़े लिखे, रिक्शा चलाने वाले जो बिल्कुल माजलूम लोग हैं, उनको पकड़ना शुरू हो गया कि इनकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, या ISI से मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान से मिले हैं और ये हिंदुस्तान को तबाह करने जा रहे हैं। एक सिलसिला है गिरफ्तारी का। ये 10 साल 12 साल बंद रहेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट कहेगा नॉट फाउंड गिल्टी। उनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। हम देख रहे हैं पिछले 15-20 साल से। उसमें ये अदीब साहब जो आपने अभी किया, वो अगर हर साल 1 या 2 विजिट करते मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो एक थोड़ा सा गठबंधन हो जाता और वहां पर उन लोगों को थोड़ी सी एक सलाहियत मिल जाती, कोई नसीहत मिल जाती कि भाई काम इस तरह करना, इस तरह नहीं। जैसे कि अगर आप ही की एक बॉडी जो है वो वहां पर इशू करे कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको देना है वोट और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसको वोट देना है, तो कम से कम एक क़यादत मिल जाती। वो क़यादत ही नहीं थी कभी भी। अब ये जो जी, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो इस गलत फहमी में होते हैं कि मैं जीत रहा हूं। आप किसको कहे देंगे कि आप बैठ जाइए और आप खड़े हो जाइए? नहीं, अगर वो खड़े भी हो रहे हैं तो बॉडी होनी चाहिए जो इशू करे कि भाई इस आदमी को देना, चाहे 6 मुसलमान खड़े हो रहे हैं, मगर एक कोई बॉडी होनी चाहिए सोशल एक्टिविस्ट की, इंटेलेक्चुअल। एक बात मैं आपको बड़ी कड़वी हकीकत बता दूं, क्योंकि मैं पिछले 50 साल से सियासी गलियारों में रहता हूं जी। मुसलमान नाम की चीज हिंदुस्तान में बची नहीं। यहाँ बिरादरियां हैं, अच्छा, यहाँ मसलकें हैं। जब दंगा और फसाद होता है, हमारे घर लुटते हैं, तो हम मुसलमान कहलाते हैं। जी। जब बदला लेने का वक्त यानी इलेक्शन का वक्त आता है, तो हम बिरादरी में होते हैं, हम मसलक में होते हैं। हमने एक बार नहीं 50 बार देखा इलेक्शन में गए कि भाई ये कौन आदमी है जिसको तुम जिता रहे हो, ये तो गुंडा है, इसने तो क्रिमिनलाइज कर रखे हैं, तुम्हारे लिए क्या करेगा? उनका भाई क्या करें, हमारी बिरादरी का है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को वहां अंदाजा नहीं है कि यहाँ ये सिचुएशन है क्या। ये आज का वाकया नहीं है। मैं इसका वाकया आपको बता दूं, ये शुरुआत किसने करी? ये मोहतरमा इंदिरा गांधी ने सन 72 में करी, 73 में। अच्छा। और बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर थे, दोनों बड़े सेकुलर लोग। उस वक्त एक नई पार्टी आई थी चौधरी चरण सिंह की, यूपी में। डॉक्टर फरीदी हमारे एक लखनऊ के बहुत, यूपी में सबसे अहम मुसलमान लीडर पैदा हुए आजादी के बाद। मैं उनके बहुत करीब था। तो डॉक्टर फरीदी साहब ने पूरे यूपी के मुसलमानों को अपने फार्म हाउस में बुलाया, जो लखनऊ से 10 किलोमीटर पे था।
और वहां ये तय हुआ कि मुसलमान इन ब्लॉक कांग्रेस को वोट दे या चौधरी अजीत चरण सिंह को दे। तो एक जो उनके लीडर थे बाबू त्रिलोकी सिंह, सोशलिस्ट थे, कांग्रेस के हेड थे, उन्होंने डॉक्टर फरीदी से कहा कि भाई मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं इंदिरा गांधी से बात करके आता हूं। तो हमारे सन 71 में कुछ वादे इंदिरा गांधी ने किए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया था, माइनॉरिटी कमीशन का किया था, फसादात का किया था, कुछ 4-5 मुसलमानों के जो पहले दिन से जो मामलात हैं वही मांगे थे। तो डॉक्टर फरीदी ने कहा कि भाई कुछ कर दो। तो उन्होंने कहा मैं 2 वायदे आपके कम से कम करा के लाऊंगा आउट ऑफ 5। डॉक्टर फरीदी मरहूम ने कहा कि भाई तुम एक भी करा दो तो हम लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। त्रिलोकी सिंह जब वापिस आए, मैं मौजूद था, और उन्होंने कहा डॉक्टर फरीदी से कि भाई इंदिरा गांधी तो बौला गई है, उनका दिमाग काम नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहने के जब मैं मिलने गया और मैंने कहा मुसलमान सब इकट्ठे हैं और वहां पर वो फैसला करना चाहते हैं, तो आप कम से कम एक चीज मान जाइए, कम से कम अलीगढ़ के मसले को हल कर दीजिए, तो सब सारा मुसलमान आपको वोट देगा। इंदिरा गांधी ने ये अल्फाज कहे कि बाबू त्रिलोकी सिंह, आप बुढ़े हो गए, आपकी अकल काम नहीं करती, मत करिए मुसलमान मुसलमान, हमने बिरादरियां बना दी, बिरादरियों में काम हो रहा है। ये कह के वो चले गए। डॉक्टर फरीदी मरहूम सोफे पे गिर गए, उजालो कतार रोने लगे और कहा बेटा हम समझते थे कि ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो गया चाचा? कहा बेटे एक राई बिरादरी का एमएलसी बनाया गया है, एक कुरैशी बिरादरी का कोई चेयरमैन बनाया गया है, कोई अंसारी बिरादरी का बनाया गया। ये वो समझ नहीं पाए थे कि रोज एक फंक्शन हो रहा, भगना जी कर रहे थे। वहां से ये बुनियाद पड़ी और मैं हर इलेक्शन में इसका मुझे तजुर्बा है कि जिस वक्त इलेक्शन आता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो आप जो यूपी में गए थे अभी, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मायावती की पार्टी और अखिलेश की पार्टी और कांग्रेस वालों के साथ? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? मायावती से तो मैंने कोई रुजू नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मायावती ने अपने कार्ड ऑलरेडी खोल दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो मंदिर बनवाएंगे, अरे, और हम तो अपनी मीटिंगों में उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगवाए, उनको ब्राह्मण वोट की जरूरत है। वो और ब्राह्मण के साथ उनका अलायंस हो गया। जी। अच्छा। वो अलायंस क्या देंगे, वो करेंगे ये कि अपनी 400 सीटों में से 250 तो वो अपनी बिरादरी की लड़ाएंगी। अच्छा। बाकी में ब्राह्मण खड़ा करेंगी और जो है मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मुसलमान खड़ा करेंगे। अच्छा। और मुसलमान ये कह के टिकट खरीदते हैं वो लोग, करोड़ों रुपया देखिए। ये आप देखिए। अच्छा। ये कौम कैसी है, बेहिस रकम देती है गुलाम बनने के लिए, एमएलए नहीं, गुलाम बनना उनका। तो वो मुसलमान बहुत से ऐसे मिलेंगे मायावती को कि ये कैलकुलेट करेंगे कि दलित वोट हमें मिलेगा, इसलिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया दे दो, इलेक्शन लड़ लो। तो ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर कांग्रेस, अजीत सिंह की पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी और 2-3 छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की है, ये अगर मिलकर लड़ेंगी तो वोट शेयर 40% से ऊपर हो जाएगा। और 40% से ऊपर होने के बाद बीजेपी का जीतना बहुत आसान नहीं होगा, ऐसा मेरी समझ है। और इस पे कुछ आज मैंने देखा कि मुलायम सिंह लालू प्रसाद से भी मिलने गए थे और उधर ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बात की है। अगर ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि अगले 6 महीने में जो होने वाला है, अब हर घर में मुसलमानों के साथ जातियां होंगी। कल देखिए यूपी में सर्कुलर निकाल दिया कि साहब वो आजादारी और ये शिया हजरात जो हैं इनको परमिशन नहीं होगी क्योंकि ये तबर्रा पढ़ते हैं। जबकि ये पिछले 10-20 साल से लखनऊ में फैसला हो गया था कि कोई न तबर्रा पढ़ेगा। अब शिया सुन्नी वहां मिल गए थे, अब ये एक सर्कुलर निकाल दिया, यानी फिर दंगाबाजी शुरू हो जाए। तो सब कुछ करेंगे ये, लेकिन अब ये सब डिपेंड करता है मुस्लिम दानिश्वरों पर और मुसलमान दानिश्वरों पर कि वो उन लोगों को समझाएं जिनकी समझ नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद ये मुल्क बच जाएगा। अदीब साहब, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है ना,
कोई स्ट्रक्चर हो किसी से बात करने का, समझाने का या क़यादत करने का, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए, स्ट्रक्चर के लिए जो हमारे पास सबसे बड़ी बॉडी है, हमारे पास तो कोई पॉलिटिकल अफिलिएशंस है नहीं जी। हमारे मरासिम जरूर हैं सबसे, कुछ लोग इज्जत भी करते हैं कि हम अपने लिए कभी जिंदा नहीं रहे, दूसरों के लिए लड़ते रहे, लेकिन हमने एक प्लेटफॉर्म अपना अलीगढ़ बिरादरी का पकड़ा, क्योंकि हर गांव हर कस्बे में कोई ना कोई एक लड़का अलीगढ़ का है, और उसमें हमने 2 मीटिंगें कर ली हैं, और अक्टूबर तक यही प्रोग्राम है कि हर गांव हर कस्बे में ये बात करेंगे कि भाई वी विल बी द पार्ट ऑफ द मूवमेंट अनलेस एंड अनटिल यू पीपल यूनाइट योरसेल्फ, फाइट अगेंस्ट दिस कम्युनल फोर्सेस, ओनली देन वी विल बी ए पार्टिसिपेंट, अदरवाइज आप तय करिए। उसका एक तरीका ये है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जानती हूँ, वो क्या करती थी कि वो नॉन पॉलिटिकल थी, मगर वो हर जगह जहां से लोग खड़े हो रहे थे तो वो लोगों को या तो फिजिकली जाके बताती थी या उनको ईमेल करती थी या खत लिखती थी कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप मुसलमान हैं तो इसको वोट दें, एक चूज कर लिया जाता था। तो ये चीज अगर आप कर सकें तो शायद कोई मतलब नहीं, मुझे उम्मीद इसलिए है कि ये मैं काम तो इस पे कर रहा था पिछले 2 महीने से, और घर से बैठ के करता था और लोगों से बात करता था, लेकिन ऑफिशियली मैंने परसों ये ऐलान किया, 2-3 दिन पहले अखबार ने इसको काफी कवर किया, और आज सुबह तक 4 लोगों ने मुझे फोन किया है कि मैं कैंडिडेट था और कैंडिडेट हूं, लेकिन मैं आपके फैसले से मुत्तफिक हूं, अगर इत्तेहाद होगा तो लड़ूंगा, अगर टिकट मिला तो। मैंने उनको समझाया ये कि अगर आप 5 पार्टियां एक कैंडिडेट खड़ा करेंगी तो उसकी विनेबिलिटी 80 to 90% हो जाएगी, और उस वक्त क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई कोई हमारी मदद ही नहीं करता तो ओवैसी को वोट दे दो या अलग वोट ही दे दो। अब उनको समझाया मैंने लखनऊ में, बहुत लोगों ने ओवैसी के लिए कहा मुझसे, तो मैंने कहा आप क्या करेंगे अगर 3 या 4 लोग वहां चले गए तो आप क्या करेंगे जी। इसराइल में भी मुस्लिम तो अब तो हुकूमत में भी है, और गाजा में क्या हो रहा है, हाँ। ये 5 MLA या 4 MLA या 10 MLA चले जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? क्या इस्राइल की पार्लियामेंट में मुसलमान MP नहीं है? अब तो सरकार में भी है, और क्या हो रहा है, आप पॉलिसी बनाने में तो है ही नहीं जी। तो अब हम लोग उन्होंने क्या टीम तैयार कर रहे हैं, सारी पार्टीज ने अपने कैंडिडेट क्या वो कर दिए, नॉमिनेट कर दिए? जी नहीं, अभी तो प्रोसेस है, क्योंकि ये इलेक्शन तो मार्च में होना है, इसीलिए अक्टूबर तक हम लोगों का जो ओल्ड बॉयज एसोसिएशन लखनऊ की है वो पूरे यूपी के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को गवर्न करती है। अच्छा। वहां ये रेजोल्यूशन पास हो गया है जिसमें हम गए थे कि हर जिले में हर जिले में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है कि आप सब लोग पॉलिटिकल लीडरों से मिलिए और सब जगह जाइए, क़यादत अपने हाथ में लीजिए। ये क़यादत जो मौलवियों के पास रही है इनसे रुकिए, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मौलवियों का काम है नमाज पढ़ाना, इस्लाम को फैलाना, जो भी है। सियासत में आप आगे मत आइए, ये जो पढ़ा लिखा तबका है इसको जाके हर गांव में पहुंचाइए कि हम क्यों नहीं लड़ना चाहते। अवदीप साहब, ये मौलवी जो आ रहे हैं ये तो एक खला है ना, उसको पूरा कर रहे हैं, देयर इज अ वैक्यूम, जो क्योंकि वो वैक्यूम खाली है, कोई आता है तो उसको निकाल देते हैं, उसको खुद ही निकाल देते हैं, कोई किसी को आने नहीं देते। तो ये बेचारे मौलवी जो है देखते हैं कि भाई एक जगह है तो 4-8-10 लोग लखनऊ में कुछ मौलवी हजरात से मुलाकात हुई, बहुत इन्फ्लुएंशियल, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ तो लोग मेरे पास यहाँ घर आए, उनकी बहुत फॉलोइंग है, और उनसे भी मैंने कहा, और जो लखनऊ में आए थे मेरे पास उनसे भी मैंने ये कहा कि दोज़ख में सबसे ज्यादा आप ही को जाना है। तो थोड़ा क्या मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि ये हदीस है कि दोज़ख में सबसे ज्यादा मौलवी होंगे जी। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, उनका इनको सारा इल्म था, हमने सारा इल्म इनको दिया था, और इनसे जो लर्जिश होगी वो माफी नहीं है। ये मजलूम और मिस्कीन लोग जिनको इल्म नहीं है उनसे अगर गलता हो जाए
तो कह रहे हाँ जी आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप जो जूतियां उठाते हैं सियासी लोगों की, उनको जाके क्यों नहीं बताते कि हमारी गर्दनों पे सियासत क्यों हो रही है। आज से 10 साल पहले कभी ऐसा नहीं था कि भाई एक कौम से नफरत है इसलिए इलेक्शन जीतना है। आज का माहौल यही है कि मियाँ ठीक हो जाए मुल्क जहन्नुम में जाए। तो आपका क्या, तो आपकी अपनी क्या सोच है कि वहां पर, खैर उन्होंने अभी लोग नहीं मतलब खड़े किए हैं, नॉमिनेट नहीं किए अपने कैंडिडेट्स, मगर आपकी क्या सोच है कि वहां इस वक्त किस पार्टी का ज्यादा जोर है? देखिए ऐसा है कि सबसे ज्यादा पंचायत इलेक्शन में वोट मिले हैं अखिलेश यादव की पार्टी को। ठीक है। अखिलेश यादव इस गलतफहमी में हो गए उस इलेक्शन के बाद कि वही फार्मूला कि मुसलमान जाएगा कहाँ, हम ही को वोट देगा। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि वो पॉपुलर वोट उनको मिला है। अच्छा। जो योगी और मोदी सरकार की मुखालिफत थी और कोरोना में जिस तरह से लोग सड़कों पे घूमे हैं, हर घर में मरे हैं, जी जी जी, उसकी मुखालिफत की वजह से, क्योंकि कांग्रेस का वहां बहुत हल्का वजूद है, मायावती ऑलरेडी अपने को अलाई कर चुकी हैं बीजेपी से, तो देयर वाज नो ऑप्शन। तो इट वाज एन नेगेटिव वोट फेवर्ड इन फेवर ऑफ अखिलेश यादव। मैंने उनको यही पैगाम दिया कि भाई आपको जो वोट मिला है वो आपका अपना वोट नहीं है, वो बीजेपी मुखालिफत का वोट है। और जब बीजेपी आखिरी वक्तों में मजहब का कार्ड खेलेगी तो ये सब भाग जाएंगे। जी। तो बेहतर ये है, अखिलेश यादव से नहीं मैंने नहीं की, मेरी डेलीगेशन गया था, क्योंकि मैं मुलायम सिंह के बहुत करीब हूं, लेकिन अखिलेश से मेरे कोई बहुत करीबी ताल्लुकात नहीं है। और मैंने मुनासिब ये समझा, क्योंकि अखिलेश के समझते हैं कि मैं कांग्रेसी हूं, तो मैंने कहा कहीं ये ना समझे कि मैं कांग्रेस की तरफ से आया हूं। तो इस वजह से मैंने इनके डेलीगेशन को भेजा था और मैं उनसे नहीं मिला। असल में प्रॉब्लम क्या हो गई है कि ये जो नौजवान लड़के आए हैं क़यादत में, चाहे राहुल गांधी हो या ये हो, इन लोगों ने कोई सियासी मेहनत नहीं की है। बिल्कुल। और इनको इनको प्लेट में सब कुछ मिल गया। इनकी तो झोली में इर्द गिर्द जो लोग, जी इर्द गिर्द जो इनके लोग हैं उनको सियासी समझ नहीं है। मुलायम सिंह में है, लालू में है, ये लोग जो है ये जमीन से उठ के लोग आए थे। तो लीडरशिप में बड़ा फर्क हो गया है। ममता की बात कर रही थी मैं, ममता का कुछ है वहां पर कोई यूपी में कोई इंटरेस्ट है कैंपेन? देखिए ममता का बंगाल जीतने के बाद जो स्ट्रेचर बढ़ा है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन द पब्लिक। मैंने लखनऊ में पहली बार देखा कि लोग कह रहे थे कि आप बंगाल भी चले जाइए। मैंने कहा मैंने खत भी भेज दिया है, उनके जो डेरेक ओब्रेयन हैं और उनके जो एमपीज हैं उनके साथ मेरी मीटिंग भी हो गई है। तो बड़े बजिद थे कि साहब एक बार ममता जी को आप ले आइए। तो मैंने आज तो मैं पहुंचा हूँ यहाँ, कल या परसों अपॉइंटमेंट मांगूंगा, जाना पड़ा तो जाऊंगा भी बंगाल। ममता का एक वो कॉर्नर जो बीजेपी से या मोदी से खफा है, वो ममता की शक्ल में एक लीडर देख रहा है। तो वो हैं तो बंगाल की, लेकिन उनकी हैसियत इस वक्त, यानी जिस तरीके से वो दिल्ली आई और जो उनका रिसेप्शन हुआ और हर पार्टी बेचैन थी उनसे मिलने के लिए, क्योंकि इस पूरे सिनारियो में ममता बनर्जी अकेली मर्द साबित हुई है। कोई मर्द हिंदुस्तान में बचा नहीं है, एक मर्द वही पैदा हुई। तो वो बहादुरी जो दिखाई थी, क्योंकि मुसलमानों को उन पे यूं एतबार हो गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपीजमेंट के नाम से लड़ जाती। जब ममता का इलेक्शन शुरू हुआ तो पूरे आरएसएस ने और बीजेपी ने और मीडिया ने कहना शुरू किया कि ये मुसलमानों को अपीजमेंट करती। वो अकेली लीडर थी, उसने कहा यस मैं उनकी मदद करती हूँ, मजलूम है और पिछड़े हुए हैं और करती रहूंगी और खड़ी रहूंगी। यही मुसलमान चाहता था कि कोई तो हमारे लिए खड़ा रहे। ममता खड़ी रही, इसलिए वहां लेफ्ट और कांग्रेस ये सब गायब हो गए एक तरफा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। यही बात अगर कांग्रेस करती या दूसरी पार्टियां करती या अखिलेश करती तो शायद मुसलमान मुंतशिर नहीं होता। तो अब ममता का बहुत अहम रोल है यूपी के इलेक्शन में।
हम लोग दुआ कर रहे हैं और अमल भी करेंगे, क्योंकि सिर्फ दुआ से, मैंने लोगों से यही कहा कि कैंपेन वगैरह घर में बैठ के दुआ करने से काम नहीं होगा। इस वक्त मुसलमानों को सड़क पे आना चाहिए और हिंदू भाइयों को आगे करना चाहिए और सेकुलर हिंदुओं से ये कहना चाहिए कि तुम्हारी हिफाजत के लिए हम आए, अब तक तुमने हमारी हिफाजत की है, हम अब तुम्हारी हिफाजत करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम वोट है वो मुंतशिर ना हो और 100 सीटों पर जब 5 या 4 पार्टियों का एक मुसलमान खड़ा होगा तो फिर लोग उसी को वोट देंगे, क्योंकि एक साइकी है मुसलमान की कि बीजेपी को हरा कौन सकता है, तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि भाई ये तो इनके पास तो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज है, हम अगर वोट दे देंगे तो बीजेपी हार जाएगी। तो फिर स्प्लिट नहीं होगा। जो अभी तक का रवैया रहा है, बीजेपी की जीत की वजह यह है कि पार्लियामेंट्री सीटों में 82 सीट्स ऐसी हैं जहां मुसलमान जिता सकता है या हरा सकता है। 78 में बीजेपी जीती हुई है। मुझे याद है कि जवानी में हम लोगों की हैसियत इसलिए थी कि मुस्लिम 80% वोट डालता था, गैर मुस्लिम 40% वोट डालता था। आज गैर मुस्लिम 90% वोट डालता है और मुस्लिम 25% वोट डालता है, क्योंकि उसको दिलचस्पी नहीं रही। तो वी हैव टू क्रिएट कि भाई आपकी जरूरत है, वोट बहुत अहम है और हमारे मुस्तकबिल का और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए यूपी इलेक्शन सबसे अहम है। बिल्कुल नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड गुड डे।